वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी क्लास सिक्स से लेके प्लस टू तक की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी पीसीएस एंड जितने भी इंडिया के स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं। पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, जीओआईटी हो गया, क्लर्क हो गया, एनडीए हो गया, एसएससी, सीजीएल, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये रेलेवेंट है क्योंकि मेरा इस सेक्टर में कुछ 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई है। तो सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए। ठीक है। सक्सेस होने का रास्ता एनसीईआरटी से ही गुजरता है क्योंकि एनसीईआरटी से 70-80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। चलिए क्वेश्चन 14,001 से शुरू करने जा रहे हैं। 14,000 क्वेश्चन देखो हो गए, 15,000 आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप दूसरों के मुकाबले में कितना आगे चले जाओगे आप खुद ही सोच सकते हो। इसके अलावा अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन, एक ईयर के करंट अफेयर के सेशन भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो भी आपने देख लेने। और एनसीईआरटी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके जो है एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिए अगर आपने सक्सेस होना है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14,001, 14,001 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मुंबई पतन की अधिक परिवहन के कारण इसके सामने कौन सा पतन स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पतन का विकास किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेहरू पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है। ठीक है। तो मुंबई के नज़दीक है, वहाँ से परिवहन के लिए आसानी रहती है इसीलिए वहाँ पे बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात निर्यात करने में कौन सा पतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर है मर्मगांव पतन। यहाँ से कुल इस्पात का 50% निर्यात होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए इस तरीके के क्वेश्चन। तो लौह इस्पात निर्यात करने में कौन सा पतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मर्मगांव पतन। यहाँ से कुल इस्पात का 50% निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू मंगलौर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो मेन न्यू मंगलौर पतन खानों से निकलने वाले लौह अयस्कों का निर्यात करता है। तो न्यू मंगलौर पतन कहाँ है, कर्नाटक। कई बार मैच द फॉलोइंग में ही सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये पतन किस स्टेट में है। ठीक है। तो न्यू मंगलौर पतन कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा पतन, न्यू मंगलौर। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क से संबंधित कुद्रेमुख की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं। तो आंसर है कर्नाटक। तो कुद्रेमुख की खदानें कहाँ पे है, लोहे की कुद्रेमुख की खाने कहाँ पे, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुद्रेमुख की खदानें कर्नाटक में है, वो किस अयस्क के लिए जानी जाती है। लोहे के लिए, तांबे के लिए, यूरेनियम के लिए, प्लेटिनम के लिए। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें होती है किसी क्वेश्चन में याद करने के लिए। 3-4 जो की पॉइंट होते हैं वही क्वेश्चन में वो चेंज कर देता है एग्जामिनर। तो लौह अयस्क से संबंधित कुद्रेमुखी खदानें किस राज्य में पाई जाती है। तो आंसर इज कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है। तो उत्तर है दक्षिण पूर्व में कोच्चि में प्राकृतिक पतन है। दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है, तो वो है कोच्चि। कोच्चि केरल के नीचे ही है कोच्चि। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व पे कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है, कोच्चि। तो कोच्चि कौन सा है, प्राकृतिक पोताश्रय है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर कौन सा पतन पोताश्रय है। तो आंसर इस पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी छोर पर यह प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ से श्रीलंका, मालदीव को निर्यात किया जाता है। तो पूर्वी तट पर कौन सा पतन पोताश्रय है, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी छोर पर यह प्राकृतिक पोताश्रय है, जहाँ से श्रीलंका और मालदीव को निर्यात किया जाता है सामान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है। तो आंसर है चेन्नई। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। कृत्रिम क्या होता है, जो खुद बनाया होता है, जैसे हम हाथ से घर बनाते हैं वो है कृत्रिम।
अगर प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ बनती है तो उसे कहेंगे प्राकृतिक। लेकिन कृत्रिम मतलब कर्म करके, काम करके, तो वो है चेन्नई। तो भारत में सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार की मात्रा व सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद कौन सा स्थान है? तो आंसर है सेकंड। तो जो चेन्नई पतन है, व्यापार की मात्रा व सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद कौन सा स्थान है? तो दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारादीप पतन किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर है उड़ीसा का पारादीप। प्रधान विशेषता इसकी है कि आंशिक निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत में पारादीप पतन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, पारादीप पतन कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा पतन पाया जाता है? पारादीप पतन। प्रधान विशेषता है कि आंशिक निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज़्यादा निर्यात नहीं होता, थोड़ा बहुत निर्यात होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारादीप पतन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा पतन है? पारादीप। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पतन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आंसर इज कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी के पतन है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर स्थित है। तो कोलकाता पतन की विशेषता क्या है? कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से अंतःस्थलीय नदी पतन कौन सा है? तो अंतःस्थलीय नदी पतन कौन है? कोलकाता। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर स्थित अंतःस्थलीय नदी पतन कौन सा है? तो कोलकाता पतन। क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन पर दबाव कम करने के लिए कौन सा पतन बनाया गया है? आंसर इज हल्दिया पतन। तो कोलकाता पतन पर दबाव कम करने के लिए कौन सा पतन बनाया गया? हल्दिया पतन। तो कोलकाता पतन पर दबाव कम करने के लिए हल्दिया पतन बनाया। तो हल्दिया पतन क्यों बनाया गया है? कोलकाता पतन पर दबाव कम करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायु परिवहन। आंसर इज वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो उसका किया था 1953 में। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन को प्रमुखतः इसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो आंसर एयर इंडिया द्वारा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ भारतीय भूभागों उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कौन सा हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है? तो आंसर इज पवन हंस। तो कौन सा हेलीकॉप्टर देता है? जब भी कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, जैसे बाढ़ वगैरह की स्थिति में या बर्फ़बारी की स्थिति में लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, तो इसीलिए पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है वो भेजा जाता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं। क्वेश्चन है कि पहली श्रेणी की डाक किसे समझा जाता है? तो आंसर इज कार्ड और लिफाफा। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। तो पहली श्रेणी की डाक किसे समझा जाता है? कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी श्रेणी की डाक किसे समझा जाता है? रजिस्टर्ड पैकेज, किताबें, अखबार, मैगजीन आदि। तो दूसरी श्रेणी की डाक किसे समझा जाता है? रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन। अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं कि इन ऑप्शंस में से कौन जो है पहली श्रेणी में आएगा, कौन दूसरी श्रेणी में आएगा, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि रजिस्टर पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन ये आदि भाई फर्स्ट श्रेणी में ही आएंगी। ठीक है, समझदार के लिए सारे काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1854 में। पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? 1854 में। पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? 1854 में। अगला क्वेश्चन है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? तो ये मुंबई में। तो यहाँ पे देखो, जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी और मुंबई में चली थी। ठीक है, तो याद रखना कि एक ही साल बाद पहला सूती वस्त्र उद्योग भी लगाया गया था मुंबई में ही, लेकिन एक साल बाद लगाया गया था। क्वेश्चन याद करने का तरीका। क्लास 10th का ये है आपदा प्रबंधन, लेसन 2 सुनामी। क्लास 10th आपदा प्रबंधन जो लेसन का नाम है, और आपदा प्रबंधन जो किताब है। ठीक है, और लेसन 2 सुनामी।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आंसर है सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जो सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहर से बना है। तो तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, सु मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहर से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किससे होती है? तो आंसर है सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी के फटने, जल के भूस्खलन से होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, ठीक है। तो याद रखना है कि सुनामी किससे होती है? भूकंप से होती है, ज्वालामुखियों के फटने से होती है और जल के भूस्खलन से होती है। अगला क्वेश्चन है सुनामी में लहरों की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर है सुनामी में लहरों की ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक होती है। तो सुनामी में लहरों की ऊंचाई कितनी होती है? 15 मीटर या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है जावा सुमात्रा में कब सुनामी आई थी? तो आंसर है 1883 में इंडोनेशिया के क्रकट ज्वालामुखी ने तबाही मचाई थी। तो 1883 में इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी आया था? क्रकट ज्वालामुखी। उसने जावा और सुमात्रा में सुनामी तबाही मचाई थी सुनामी ने। अगला क्वेश्चन है सुनामी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सुनामी लहरें वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार मतलब गोल होती है। तटीय क्षेत्र में 10 मीटर की ऊंचाई, चरम सीमा के समय 30 मीटर। तटीय क्षेत्र में वैसे 10 मीटर की ऊंचाई होती है, लेकिन चरम सीमा के समय 30 मीटर। निचले तटीय इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। सुनामी लहरें एक के बाद एक आती हैं, पर पहली लहर विशाल नहीं होती। पहली लहर जो है सुनामी की विशाल नहीं होती। तटीबंध इलाकों में सुनामी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुनामी दिन या रात कभी भी आ सकती है, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है याद रखने के लिए। ये भी पूछा जाता है कि इनकी लहरें कितनी होती है। एक बार ये भी पूछा था कि सुनामी की लहरें कितनी होती है जी। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रभाव से भी सुनामी की उत्पत्ति होती है? तो आंसर चंद्रमा के प्रभाव से भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के प्रभाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो चंद्रमा के प्रभाव से सुनामी की उत्पत्ति भी होती है। लेसन 3 है जीवन रक्षक कौशल। क्वेश्चन है कि उड़ीसा में किस वर्ष 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवात आया था? तो ये आया था 1999 में। अगर मेंस में भी ये फैक्ट आपने डालने हो तो बड़े ही वैलिड पॉइंट ही हो सकते हैं किसी भी मेंस में, किसी भी तरीके की एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उड़ीसा में किस वर्ष 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवात आया था? तो 1999 में आया था, 1999। अगला क्वेश्चन है मलबे में दबे लोगों का पता किससे लगाया जाता है? तो उत्तर इस इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से व्यक्ति के शरीर की ऊष्मा का पता लगाकर मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो है ये डिजास्टर बहुत ज़्यादा तरीके से है, मतलब बरसात का मौसम है तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है आसपास। तो शायद ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो मलबे में दबे लोगों का पता किससे लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से। किससे? इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से व्यक्ति के शरीर की जो ऊष्मा का पता लगाकर मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र की सहायता से मलबे में सुनाई देने वाली मंद आवाज़ सुनी जा सकती है? तो ध्वनि उपकरण की सहायता से आवाज़ सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बायो रडार। तो बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बायो रडार का। बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बायो रडार। तो बायो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बाढ़ प्रभावित की सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीसी कब स्थापित किया गया था? तो आंसर इज 1948 में स्थापित किया गया था। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जिसे हम कहते हैं, किस लिए कब स्थापित किया गया था? 1948 में। तो मैच द फॉलोइंग में भी ये आ सकते हैं, ठीक है। तो एनसीसी 1948। अगला है एनएसएस को बनाने की समीक्षा किसने की थी? तो आंसर प्रथम शिक्षा आयोग ने 1950 में इसे बनाने की समीक्षा की थी। तो एनएसएस को बनाने की समीक्षा किसने की थी? प्रथम शिक्षा आयोग ने 1950 में इसे बनाने की समीक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने एनएसएस को कब लागू किया था? तो 1969-1970 में।
तो शिक्षा मंत्रालय ने एनएसएस को कब लागू किया गया था? 1969-1970 में। शिक्षा मंत्रालय ने एनएसएस को कब लागू किया गया था? तो 1969-1970 में शिक्षा मंत्रालय ने एनएसएस को लागू किया था। एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू। तो एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू। अगला क्वेश्चन है कि एनएसएस का प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? एनएसएस का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर के रथ का पहिया से लिया गया है। तो एनएसएस का चिन्ह जो है कहाँ से लिया है? एनएसएस का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर के रथ के पहिए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नेहरू युवा केंद्र कब शुरू किया गया था? तो आंसर है नेहरू युवा केंद्र रजत जयंती समारोह के रूप में 1972 में राष्ट्रीय युवा सलाहकार बोर्ड के कहने पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, उत्तर है ग्रामीण युवा गैर छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। तो नेहरू युवा केंद्र 1972 का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवा गैर छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इस होमगार्ड की स्थापना 1947 में की गई थी, अशांति दंगों में पुलिस की सहायता करने के लिए। तो होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी? होमगार्ड की स्थापना 1947 में की गई थी, अशांति दंगों में पुलिस की सहायता करने के लिए। पार्ट 2 है क्लास 10th इतिहास। लेसन 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय? क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख राजा कौन था? तो आंसर इज नेपोलियन फ्रांस का राजा था जिसने प्रजातंत्र से राजतंत्र लाया, लेकिन लोगों को कुछ अधिकार दिए। तो फ्रांस का प्रमुख राजा कौन था? नेपोलियन। उसने जो है प्रजातंत्र से राजतंत्र लाया। प्रजातंत्र मतलब लोगों का शासन, जैसे लोग वोट देते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र से उसने राजतंत्र मतलब राजा वाला सिस्टम लाया, लेकिन लोगों को कुछ अधिकार उसने दिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में 1804 में नागरिक संहिता में क्या क्या प्रावधान थे? तो आंसर इज विशेष अधिकार नहीं, कानून के समक्ष सभी समान, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रहेगा, फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र में लागू किया प्रशासनिक विभाजन, सामंती व्यवस्था की समाप्ति, राष्ट्रीय मुद्रा और आयात में सुधार उसने किए। ठीक है, तो नागरिक संहिता 1804 में ये प्रावधान थे फ्रांस में। अगर वैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आंसर इज 1790 में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1790 में। उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद का क्या अर्थ है? उत्तर, उदारवाद लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ आज़ाद हो जाना होता है। मध्यम वर्ग के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष समानता, सबको बराबरी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासन का अंत, विशेष अधिकार की समाप्ति, प्रतिनिधि सरकार की बात, निजी संपत्ति के स्वामित्व होना चाहिए, मतलब निजी संपत्ति बंदा रख सकता है, उसका अधिकार होना चाहिए, सामान्य सीमित लोकतंत्र, मताधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों को था इसमें। ठीक है, तो उदारवाद का क्या अर्थ है? उदारवाद लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ आज़ाद हो जाना होता है, मध्य वर्ग के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष समानता, सबको बराबरी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासन का अंत, विशेष अधिकार की समाप्ति, प्रतिनिधि सरकार की बात, निजी संपत्ति के स्वामित्व होना चाहिए, सामान्य सीमित लोकतंत्र, मताधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों। ठीक है, जिसमें प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक उदारवाद में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है? तो आंसर इज आर्थिक उदारवाद में मुक्त बाजार की बात, उत्पाद पूंजी, आवागमन पर राज्य का नियंत्रण न हो, कर व शुल्क न हो। तो आर्थिक उदारवाद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? आर्थिक उदारवाद में मुक्त बाजार की बात होती है, उत्पाद पूंजी, आवागमन पर राज्य का नियंत्रण न हो, कर व शुल्क न हो। अगला क्वेश्चन नेपोलियन द्वारा वियना संधि कब की गई थी? तो उसका आंसर है 1815 में वियना संधि नेपोलियन की हार हुई थी। तो नेपोलियन ने वियना संधि कब की थी? 1815 में, क्योंकि नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है, तो इसलिए उसे वियना संधि करनी पड़ी 1815 में। अगला क्वेश्चन है कि 1815 में वियना संधि की मेजबानी किसने की?
1815 में वियना संधि की मेजबानी किसने की? तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया के कुलपति ड्यूक मैकेनिक ने की। इसका एक उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव समाप्त करना जो युद्ध के दौरान किए गए थे। तो 1815 में वियना संधि की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रिया के कुलपति ड्यूक मैकेनिक ने की। इसका एक उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव समाप्त करना था जो युद्ध के दौरान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांतिकारी जिस पर ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है। क्रांतिकारी जिस पर किस देश से संबंधित है? इटली। फॉरगेट दिस क्वेश्चन, पता नहीं क्या है। अगला क्वेश्चन कौन कहता है कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे लोकतंत्र को जुकाम हो जाता है? ये किसने कहा था? मेटरनिख ने। तो किसने कहा था कि फ्रांस जब जीतता है तो पूरे लोकतंत्र को जुकाम हो जाता है? आंसर इज मेटरनिख। क्या नाम है? मेटरनिख। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेटरनिख ने क्या इसमें से कहा था? तो फ्रांस जीतता है तो पूरे लोकतंत्र को जुकाम हो जाता है, मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में भूख और कठिनाइयाँ व जन विद्रोह कब हुए थे? तो आंसर 1930 में जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, इंग्लैंड में बस्तीपदा के कारण। अगला क्वेश्चन किस वर्ष लुइस फिलिप को पेरिस से भागना पड़ा? 1848 में। कब? 1848 में पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। लुइस फिलिप को भागना पड़ा, फिर राष्ट्रीय सभा स्थापित की और 21 वर्ष से अधिक लोगों को मताधिकार दिया गया। बेशक पुरुषों को गणतंत्र की घोषणा वहां पर हुई। अगला क्वेश्चन है, अगला लेसन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्वेश्चन है सत्याग्रह का विचार किसने दिया था? तो आंसर सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1915 में दिया। तो सत्याग्रह का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने 1915 में, जनवरी 1915 में। अगर से प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो आंसर 9 जनवरी 1915। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये डेट पूछी जाती है या उसका किसी भी साल की थीम पूछी जाती है कि अब की थीम क्या है, ठीक है, कौन से नंबर का मनाया गया, ये भी पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? करंट अफेयर में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 से, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे थे, तभी से जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? तो आंसर इज नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, इसे सत्याग्रह कहते हैं। हमें शारीरिक बल नहीं बल्कि सत्यवान के साथ काम करना है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आंसर इज महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? बिहार के चंपारण में। तो बिहार के चंपारण में 1917 का पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में? तो अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, चंपारण बिहार 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद गुजरात 1918 में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर 1920 में। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। तो 1921 में कौन सा आंदोलन होता है? खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से संबंधित विभिन्न समूह कौन से थे? शहरों में आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग के साथ शुरू। तो शहरों में आंदोलन किसके साथ? शहरी मध्य वर्ग। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस किसने भाग लिया था, ठीक है। तो शहरों में आंदोलन शहरी मध्य वर्ग के साथ शुरू। वो एग्जाम में यहाँ पे लिख देगा मध्य वर्ग की जगह अमीर वर्गों के साथ शुरू, ठीक है। तो मध्यम वर्ग के साथ शुरू। विद्यार्थियों शिक्षकों ने इस्तीफा दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद का बहिष्कार। तो मद्रास में इसका बहिष्कार नहीं किया था, बाकी ज़्यादातर प्रांतों में किया गया था, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में असहयोग, इसमें वे आदिवासी शामिल थे। जब अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा जस्टिस पार्टी का निर्माण किया गया। तो ठीक है, याद रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित विभिन्न समूह कौन से थे? शहरों में आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग के साथ शुरू। विद्यार्थी शिक्षकों ने इस्तीफा दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद का बहिष्कार। ग्रामीण इलाकों में असहयोग, इसमें वे आदिवासी शामिल थे।
जब अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा जस्टिस पार्टी का निर्माण किया गया। अगर पूछने की जस्टिस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, आंसर इज मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा। गैर ब्राह्मण का मतलब क्या है कि वे ब्राह्मण नहीं थे, मतलब और थे कोई लोग ब्राह्मणों के अलावा। अगला क्वेश्चन है कि गांव में असहयोग आंदोलन किस मुद्दे को लेकर किया गया था। तो आंसर इस गांव में यहाँ जमींदारों तालुकदारों के खिलाफ किया गया था। वे किसानों से कर लेते थे और लगान ज़्यादा था, कर और लगान ज़्यादा लेते थे, किसानों को बेकार करनी पड़ती थी, जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित किया गया। मतलब उन्होंने नाई और धोबी ने मना कर दिया कि हम ना कपड़े धोएंगे, ना ही हम इन अमीरों के बाल काटेंगे, ठीक है। तो गांव में असहयोग किस मुद्दे पर लड़ा गया था, गांव में जमींदारों तालुकदारों के खिलाफ किया गया था, क्योंकि वे कर लेते थे ज़्यादा और लगा लेते, किसानों को बेकार करनी पड़ती, जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित किया गया था इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर बाबा रामचंद्र ने कौन सी सभा बनाई। तो आंसर 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, वो अवध किसान सभा बनाई। तो कौन सी, अवध किसान सभा। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में कब किसान सभा का नेतृत्व किया। आंसर है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यह भू राजस्व के खिलाफ था। यह सफल रहा। अलूरी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर के नेतृत्व में यह हुआ। तो बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किसान सभा का नेतृत्व किया, 1928 में। और इसको लीड कौन कर रहे थे, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के अंतर्गत असम के मजदूर इजाज़त के बिना बागान से बाहर जा सकते थे। तो आंसर है 1869 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट आया। इसमें मजदूर बिना इजाज़त के बागान से बाहर जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया। तो फरवरी 1922 में। अगला क्वेश्चन है CR दास व मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही किस पार्टी का गठन किया। आंसर है स्वराज पार्टी। तो कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, CR दास व मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत में 1928 में कौन सा कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने इसमें भाग लिया। विरोध और शांति के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनेंस स्टेट का ऐलान किया। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। तो साइमन कमीशन कब आया था, भारत में 1928 में आया था। और जब भारतीयों ने इसका विरोध किया, गो बैक के, साइमन गो बैक के नारे लगाए, तभी जो है लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया, लेकिन समय सीमा इसके अंतर्गत नहीं बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो आंसर इस दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन पंडित नेहरू के नेतृत्व में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो आंसर इस दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेतृत्व के नेतृत्व में इसकी मांग रखी गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन 1929 के अनुसार किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और लोग पूर्ण स्वराज के लिए शपथ लेंगे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अनुसार किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। कब, 26 जनवरी 1930 को। अगला जो टॉपिक है नमक व सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन है नमक कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर इस 11 जनवरी 1930 को इरविन को 11 मांगे भेजी गई। 11 मार्च तक का समय दिया गया। 78 लोग साबरमती से शुरू हुई 240 किलोमीटर दांडी गुजरात में यात्रा खत्म। 6 अप्रैल को पहुंची, यहीं से आंदोलन शुरू। तो नमक कानून से भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती है कि कब किस डेट को गए थे, कितने लोग गए थे और कब वहाँ पे पहुँचे थे, किस नदी के किनारे पहुँचे गए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी ने जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो
गांधी रिम समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोरमें सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कब नमक कानून का उल्लंघन किया? तो मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी नमक का उल्लंघन किया। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फिर से शुरू हुआ, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? तो 1931 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कब वापस लिया? 1931 में। अगला क्वेश्चन, दलित वर्ग संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1930 में अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग संगठन की स्थापना की गई थी। तो दलित वर्ग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आंसर सितंबर 1932 में गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में। पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, सितंबर 1932। कई बार ये सितंबर 1932 की जगह अक्टूबर 1932 कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो आंसर, निर्वाचित क्षेत्र के स्तर पर दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। कुछ मुसलमानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो पूना पैक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या था? निर्वाचित क्षेत्र के स्थान पर दलित वर्गों को प्रांतीय वो केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। कुछ मुसलमानों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि अगर मुसलमान को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल व पंजाब में मुसलमानों को केंद्रीय आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक कब हुई थी? तो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक आयोजित। इस बैठक में हिंदू महासभा के श्री जयकार ने इसकी निंदा की व सारी संभावना समाप्त होगी। तो सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक कब हुई थी? 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के श्री जयकार ने इसकी निंदा की व सारी संभावना इसकी समाप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की छवि पहली बार किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारत माता की छवि यानी कि पिक्चर सबसे पहले किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? तो आंसर 1870 में। वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? 1870 में। बाद में से अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? 1870 में। आनंद मठ उपन्यास में से शामिल किया गया था। तो वंदे मातरम, अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत को किस उपन्यास में शामिल किया गया? तो आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में वंदे मातरम गीत खूब गाया गया? तो आंसर बंगाल स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, किससे प्रेरणा लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। तो भारत माता की विख्यात छवि स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर। लेसन 3, भूमंडलीकरण विश्व का बनना। क्या है भूमंडलीकरण विश्व का बनना? क्वेश्चन, किस देश द्वारा सिल्क रूट से अपना सामान पश्चिम में भेजा जाता है? तो चीन द्वारा। किस देश द्वारा सिल्क रूट से अपना सामान पश्चिम में भेजता था? चीन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो अगस्त 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, अगस्त 1914, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब? अगस्त 1914 से 1918। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पार्टी में शामिल कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की आदि। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक पार्टी में थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की दूसरी पार्टी में थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? यह विश्व युद्ध हुआ, इसमें औद्योगिक राष्ट्र संघर्ष हुए। पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध मशीनों, टैंकों, हवाई हमले, रासायनिक हमलों के साथ हुआ। 90 लाख लोग इसमें मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए?
जहाँ भीषण युद्ध हुआ इसमें औद्योगिक राष्ट्र संघर्ष मतलब औद्योगिक संघर्ष इसमें हुआ। पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध इसे माना जाता है। मशीनों, टैंकों, हवाई हमले, रासायनिक हमलों के साथ हुआ। 90 लाख लोग इसमें मारे गए, 2 करोड़ लोग इसमें घायल हुए। ठीक है। अगर उसने अमेरिका में महामंदी कब आई थी तो 1929 में अमेरिका में आर्थिक महामंदी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। उत्पादन, आय, व्यापार, रोजगार आदि प्रभावित। तो किसी भी देश में जब आर्थिक मंदी आती तो उसकी सारी चीज़ें डाउनफॉल में चली जाती हैं। ठीक है। तो अमेरिका में महामंदी कब आई थी 1929 में। 1929 में अमेरिका में क्या आया था, महामंदी आई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, भारत में आयात निर्यात घटकर आधा रह गया, किंतु आय का कम होना जिससे काश्तकारों को नुकसान। भारत ने सोने का निर्यात बढ़ाया। तो भारत ने क्या किया, आर्थिक महामंदी के इसमें भारत ने जो है सोने का निर्यात बढ़ाया। आयात निर्यात वैसे भी कम हो गया था, लेकिन भारत ने सोने का निर्यात बढ़ाया। ठीक है। काश्तकारों वगैरह को नुकसान पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत के सोने ने मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारा। तो किन्स ने। तो किसने कहा था कि भारत के सोने ने जो है मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारा। तो ये कहा था किन्स ने। एक फेमस फिलोसफर है किन्स, उन्होंने कहा था कि भारत के सोने से जो है मतलब अर्थव्यवस्था सुधरी या उभरी। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे। तो सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका इसमें नहीं आएगा। सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल थे। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे, जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, तुर्की। ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन थे, जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की। अगला उसने ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स की समाप्ति के साथ ही किसकी शुरुआत हुई। तो वैश्वीकरण की शुरुआत। तो ब्रिटेन वुड्स की समाप्ति के साथ किसकी शुरुआत हुई, वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो उसकी शुरुआत किससे हुई, ब्रिटेन वुड्स की समाप्ति के साथ। लेसन 4 और 5 औद्योगिकरण का युग। क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारण किन चीज़ों में बदलाव हुए। तो उत्तर, हाथ का श्रमिक मशीनों से करने लगे। औद्योगिकरण, फैक्ट्री का आना। औद्योगिक विकास का होना। वस्तु के लिए कैसे बाजार बने, इसके लिए निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1919 को। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1919 को। क्यों हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1919। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस समय बाद का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड मिंटो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1919। तो उस समय वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन 15,000 है, क्वेश्चन नंबर 15,000, 15,000 15,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब और किसने की थी। तो आंसर है 1895 में बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत के लिए। सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय। ऊपर वाले से ये ब्लेसिंग्स करूँगा कि आप बार बार रिवाइज इन चीज़ों को करिए ताकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।